नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सागर यादव मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है क्लास 7 होगी। हर क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। जहां पर हमें जैसी जरूरत पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्टकट ट्रिक वगैरह वैसे हम क्वेश्चन के साथ में बताते चलेंगे। बस आपका कैलकुलेशन दोस्तों ईजी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे। चलते हम बढ़ते क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों और कोशिश करो बनाने की। 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया 244 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करें क्या है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूं। यहाँ पे 3 साल की बात चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। दोनों के जो अंतर है आपके पास में, ये अंतर आपको दिया दोस्तों 244, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला आप ध्यान रखो, PR/100 इसका स्क्वायर, और ये होगा मेरे भाई 300 प्लस R और डिवाइड में 100। इसमें आप बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर CI और SI का अंतर आपको दिया है 244 रुपए। यहाँ पर हम यदि 244 रख देंगे। प्रिंसिपल आपको पता करना है और R स्क्वायर, R आपको दिया है 5% वार्षिक, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 होगा। 300 प्लस R तो 305 हो जाएगा ये, और डिवाइड में 100, ठीक है। अब इसको बनाओ जरा दोस्तों। 25 से कटेगा 25 चौके 100, ठीक। और 5 से कटेगा ये 5 है 30, 5 एकम 5, 5 से कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10, 20 बार, ठीक है। 61 से कैंसल आउट होगा आपका 4 बार। तो ये आप समझ रहे हैं 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 32 आ रहा है दोस्तों, मतलब यहाँ पे 32,000 आएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो आएगा आपके पास में 32,000 आएगा। बोलो यहाँ तक कि आपको समझ में आया। कमेंट करते जाओ मेरे भाई, कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो मैं यहाँ से चीजें आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। इसको आप देखो तो अलग अलग तरीके से आप भी कर सकते हैं। एक तो नेट इफेक्टिव रेट होता है, नेट इफेक्टिव रेट से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। नेट इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है, चीज समझाता हूं आपको। 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5×3 15%। और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का नेट इफेक्टिव रेट 5% के हिसाब से 15.7625 होता है मेरे दोस्त, ठीक। इन दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.7625%, और इसका मान मेरे भाई आपको दिया है 244 रुपए। ये और भी चीज दोस्तों आपको आसान हो सकता है, लेकिन आपको नेट इफेक्टिव रेट यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इसको जब आप हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपके अंदर 4 जीरो लगेंगे, ठीक। अब 276 का डिवाइड लगाएंगे तो 1% का मान आएगा 24 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 जीरो, और डिवाइड में दोस्तों आपके पास में 76 आएगा, 76 आएगा। और प्रिंसिपल निकालना है तो आपको 100% बनाना पड़ेगा, तो इसमें 100% बनाओ, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करो। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, ये जो नंबर है आपके में डायरेक्ट इससे कट जाएगा 32 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास में 32,000। ये भी आपको समझ में आया होगा। ये होता है दोस्तों साधारण ब्याज 15% 3 साल का, और ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का नेट इफेक्टिव रेट 15.7625। इससे भी आप क्वेश्चन को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों दोनों तरीके बढ़िया है, आप कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। एक दुकानदार अपनी जैकेट की कीमत क्रय मूल्य से 18.8% अधिक रखता है और ऑनलाइन पेमेंट करने पर उसको 12.5% का डिस्काउंट मिलता है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 18.8% है, ये क्रय मूल्य से अधिक रख रहा है, या इसको कहते हैं मार्कअप। ये होगा भैया मार्कअप परसेंट, और ये है आपके पास में 18.8%, ठीक है। और डिस्काउंट आपके पास में 12.5%, 12.5% का ये आपको डिस्काउंट दे रहा है। मार्कअप दिया है आपके पास में, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों यहां से आपके पास में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपके पास में एमडी फार्मूले से। एमडी फार्मूला एक प्रकार का सक्सेसिव फार्मूला होता है, ठीक है। मार्कअप परसेंट डिसाइड कर रहा है, मतलब ये प्लस में होगा,
और डिस्काउंट दे रहा है मतलब माइनस करेंगे, प्लस माइनस होगा दोस्तों माइनस, और m इंटू डी डिवाइड में होगा 100। ये फार्मूला दोस्तों याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इतना। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें हम जरा वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। यहां पर देखो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, मार्कअप परसेंट कितना दिया आपको 18.8 और डिस्काउंट परसेंट 12.5, 12.5 माइनस 18.8 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड में होगा 100। यहां तक की बात समझ में आया? 18.8 में से 12.5 घटाएंगे तो 6.3 आएगा, ये माइनस 18.8 का 12.5 में मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? पॉइंट का मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताता हूँ। 18.8 मल्टीप्लाई 12.5, सबसे आसान ट्रिक देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो 12 का 18 में गुना करो तो ये हो जाएगा दोस्तों 216, और ऐसे आप 0.00 लगा सकते हैं। फिर हम 12 का इसमें गुना करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 96 होगा मतलब 9.6 आ जाएगा। फिर 0.5 का गुना करेंगे 18 में तो 18 5 90, तो 0.90 हो जाएगा। इसका मतलब 0 से हट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके ऑप्शन 9 यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 18 5 90 ऐसा करेंगे, 18 इंटू 0.5, 5 बटे कितना होगा 10, तो इससे कटेगा 2 बार तो 2 से कटेगा 9 बार, ये मतलब डायरेक्ट आपने ऐसा 9 लिख लिया, ठीक है। फिर 0.8 और 0.5 गुना करेंगे तो 8 और 5 40 हो जाएगा, मतलब ये होगा 0.40 ये बनेगा आपके पास, ये आ गया दोस्त, ठीक है। ये 0 के नीचे आप 0 लिखो, 6 4 हो जाएगा 10, ठीक है। ये बचेगा 1, 9 9 18, 18 और 6 हो जाएगा 24 और 25 के 5, फिर ये होगा 2 23, 235 आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये आ गया 235, डिवाइड में 100 है तो ये होगा 2.35। अब मुझे एक बात बताओ, 6.3 में से 2.35 आप घटा देते हैं तो ये बनेगा आपके अंदर 3.95%, 3.95%। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो एमडी फार्मूला है जो कि सक्सेसिव फार्मूला होता है, तो ये आपको रट लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी बार बार आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को उड़ाओ मेरे दोस्त, जितने समय में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उतने समय में आप दोस्तों क्वेश्चन को करो। 11 परिणामों का औसत आपको 60 दिया है, तो 11 रिजल्ट का औसत आपको 60 दिया है, तो सम आ जाएगा दोस्तों 11 नंबर का सम आ जाएगा, 11 नंबर का सम आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 60 करेंगे 660 आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 10 संख्याओं का औसत 59 है, सॉरी, पहले 10 संख्याओं का औसत 59 है, तो 10 मल्टीप्लाई 59, ये समझ आ रहा है आपको? ये होगा 590। इसका क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक टोटल 11 संख्या है, 11 संख्याओं का सम दोस्तों 660 है, और शुरू से दोस्तों ये 10 जो संख्या है इनका है 590। तो ये आपके पास में 11वां रिजल्ट बोला है वो क्या है? 660 में से 590 घटाओ तो ये आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 70। तो 11th जो रिजल्ट होगा वो आपके पास में 70 होगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करते जाओ मेरे भाई। बड़ा आसान क्वेश्चन भी है, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जैसे पेपर का लेवल होता है। इस क्वेश्चन को करके बताओ दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस में आया क्वेश्चन, आप कैसा करेंगे इसको? ठीक है, आपके पेपर में यदि देखने को मिलेगा तो आप कैसा करेंगे, देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पर दिया है पी का न्यूनतम मान क्या है, जिसके लिए 1 ये नंबर एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए दोस्त। जब ध्यान से समझेंगे, मैं इनका एलसीएम लेता हूं, इनका एलसीएम लेता हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि 532900 इनका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो सेम नंबर है, लेकिन 26 64 50 का जस्ट दोस्त ये डबल हो रहा है, 26 64 50 का डबल हो रहा है, ठीक है। तो इससे कटेगा ये एक बार, और इससे कटेगा 2 बार, तो ये 2p² हो जाएगा, और इससे कटेगा दोस्तों 1 बार, तो p की पावर 4 होगा। बोले ये बात समझ में आए? अब हम क्या कहने वाले, ये जरा ध्यान से समझो। ये जो इतना है मेरे भाई, ये है मेरे भाई p का स्क्वायर प्लस 1, और इसका पावर 2 कर दो। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके डिवाइड में दोस्त ये है,
अब ये भी मैं चीज आपको समझाऊं, तो 2 जीरो है दोस्तों, तो जब इसका हम 5329, इसको जरा ध्यान से समझते तो ऐसा लिख सकते, ठीक है। तो दोस्तों इसको जरा समझते, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 10 आएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 73 आएगा, मतलब ये 73 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है, मतलब ये 730 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये नंबर बन जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 730 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? पी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 730 पर होल स्क्वायर लगा देता हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये जो ऊपर का नंबर है ये दोस्त, ये इससे पूरा कट जाना चाहिए, 730 से कट जाना चाहिए, तो कम से कम नंबर आपको बोला है पी का मान क्या होगा, तो इससे कट जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर 730 रख देता तो कट जाएगा, इसका मतलब पी का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 730 होना चाहिए। ये एक इधर आएगा 729 आएगा, और पी का स्क्वायर बराबर 729 होगा, 729 का अंडर रूट करेंगे तो पी का मान मेरे दोस्त 27 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 27। बोलो एक बार कमेंट करके कैसा लगा क्वेश्चन आपको, मजा आ रहा है आपको? एक बार कमेंट में मैसेज करो सभी लोग, ठीक है। चलो बढ़ता हूं मैं। सॉरी दोस्तों, 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई बोले एक सेक्टर का एरिया क्या होगा जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर विच सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा यहां पे कि एक सर्कल है दोस्त, ठीक है, ये सर्कल बनाता हूं मैं, यहां पे सर्कल बनाता हूं यहां से, तो यहां से क्या होगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर एक सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, सेंटर पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का कौन बन रहा है। चाप की लंबाई 44 है, तो 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। बात क्लियर है? तो इसका एरिया बताओ, तो इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं दोस्त, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, इस बात को समझ लो जरा ध्यान से। पहले तो दोस्तों हमें ये रेडियस निकालना है, जब तक हमारे पास में रेडियस नहीं है, ठीक है, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो रेडियस कैसे आएगा, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ आपको दिया है दोस्तों 44, 2 पाई का वैल्यू होगा 22 बटे 7, आर आपको पता करना है, थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, 30 बटे 360, ये होगा 22 दोनों हो जाएगा दोस्तों 44, 44 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 12 बार, तो 12 7 84, 84 इधर जाएगा तो रेडियस आ जाएगा 84। यहां तक बताओ दोस्तों आपको समझ में आया क्या? पहले मैंने यहां बड़े इजी तरीके से रेडियस निकाल लिया 84। अब एरिया ऑफ सेक्टर का दोस्तों दो फार्मूले होते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें कौन से फार्मूले की जरूरत है? हमें जरूरत है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये फार्मूले की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रेडियस भी आ गया, लेंथ ऑफ आर्क भी आपके अंदर दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2, लेंथ ऑफ आर्क 44 है, रेडियस आपके पास में 84 है, इससे कटेगा दोस्तों आपके पास में 42 बार, तो 44 दूनी हो जाएगा 88, 88 के 8, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा दोस्त, ठीक है, फिर बचेगा 8, 44 चौके होगा 176, 184, इसका मतलब होगा 1848। खत्म मेरे भाई क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा था। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक, और समझ में आया होगा दोस्तों तो सभी लोग ऐसे लिखो। बढ़ते हम आगे, इस क्वेश्चन को करो दोस्तों। अभी प्रिज्म और पिरामिड पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर में। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिरामिड से लिया गया है। पिरामिड एक्चुअल में होता क्या है, तो पिरामिड एक ऐसा डायग्राम होता है 3D डायग्राम, जिसका बेस दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बेस कुछ भी हो सकता है का मतलब यह है कि बेस स्क्वायर भी हो सकता है, बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस हेक्सागोन भी हो सकता है, लेकिन उन सबका दोस्तों एक ऊपर होता है अपेक्स, जिसको हम एक शीर्ष बोलते हैं, एक ही होता है सभी का, ठीक है।
तो आजू बाजू बहुत सारे ट्रायंगल दिखेंगे आपको जैसी साइड देंगे। जैसे हम स्क्वायर के आकार का बेस रहेगा तो स्क्वायर का आकार का बेस रहेगा तो दोस्तों 4 ट्रायंगल होंगे आजू बाजू ऐसे, ठीक है, ये बात आप समझ लो। तो क्वेश्चन में बोला है टीएसए बताओ, टीएसए क्या होगा। तो पिरामिड का टीएसए होगा दोस्तों सीएसए प्लस बेस एरिया, बेस एरिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, और ठीक है एक बेस ऐसा स्क्वायर है और इनमें एक दूसरे की हाइट होंगी। तो यह 3D डायग्राम है, पर मैं आपको यहां से समझाता हूं, इस प्रकार थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये इसकी हाइट होगी और ये जो है दोस्तों इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा बेस, ये होगा तिर्यक ऊंचाई और ये होगा हाइट पिरामिड की, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अब हमें सीएसए प्लस बेस एरिया चाहिए, और बेस कैसा है दोस्तों, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 8, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। तो सीएसए होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेस एरिया तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1/2 बेस का पेरीमीटर क्या होता है, तो बेस 8 दिया है तो 8 चौके हो जाएगा मेरे भाई 32, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। स्लैंट हाइट कैसे आएगी, तो ये दोस्तों यहां से आता 8 है तो ये 4 होगा, ठीक। और आपको दिया है पिरामिड की ऊंचाई 3, मतलब ये पिरामिड की ऊंचाई जो है ये आपको 3 दिया हुआ है, पिरामिड की ऊंचाई 3 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। 3 4 और 5 तो स्लैंट हाइट आ जाएंगे आपके पास में 5, तो यहां पर मैं रख दूंगा 5 प्लस बेस एरिया, बेस कैसा स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 2 से कटेगा 16 बार, 16 5 80, 80 और 64 हो जाएगा दोस्तों 144, 144 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म आपका क्वेश्चन। एक बार कमेंट कर दो यहां से आपको प्रॉपर समझ में आया कि, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों, प्रैक्टिस क्लास में अपन ऐसे थोड़े प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल तो देखो, पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा प्रिज्म और पिरामिड का, तो पूरा डिटेल आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसकी भी क्लास हम पूरी अपलोड करेंगे दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताओ, उड़ा दो यार इसको, है यहाँ उड़ा दो क्वेश्चन को। 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, ये थोड़ा करेक्शन है मेरे भाई, ठीक है। 6 की पावर x होगा ये, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 6 की पावर x होगा ये, ठीक है। बनाओ आप जरा, क्वेश्चन बनाएंगे आप, यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप मेरे भाई, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, ठीक है। तो सबको प्लस करेंगे तो 3 की पावर 33 कितने बार है, 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 3 बार है 3 की पावर 33, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं मैं आपको, जैसे 2 की पावर 3 दिया है प्लस 2 की पावर 3 दिया है, बोलो आगे समझ में आपको। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 8 कितना होता है 16। तो ये कितने बार है आपके पास में, 2 बार है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बार है क्या, 2 की पावर 3। तो ये 1 है तो 2 की पावर कितना होगा 4, और 2 की पावर 4 कितना होगा दोस्तों 16, तो सेम रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 3 है आपके पास में, सॉरी 3 की पावर 33 है आपके पास में 3 बार, मतलब आप इनका सम लिख रहे हैं इस फॉर्म में। इसी प्रकार 2 को लिखा आपने कितनी बार, 2 की पावर 33, ये होगा 6 की पावर x। यहां पर देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम होते तो पावर जुड़ जाएगा, 33 और 1 होगा 34, तो 3 की पावर 34 और 2 की पावर 34, ये बात आपको समझ में आया होगा। 6 की पावर क्या होगा x। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, a की पावर m और b की पावर m, यदि ये दिया है इनका मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा दोस्त a इंटू बी होल पावर m, ये बन जाता है। तो इसी प्रकार 3 दूनी 6 होगा, तो 6 की पावर हो जाएगा 34 और 6 की पावर होगा x। आप इस बात को समझते हैं जब बेस सेम है तो पावर इनका बराबर हो जाएगा, x की पावर होगा दोस्त 34, बोलो ये बात समझ में आया आपको, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा 34, कमेंट करते जाओ आपको यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ता हूं दोस्तों आगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों
परम्यूटेशन का। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3, 4, 5 और 7 का उपयोग करके 500 से बड़ी कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। अब दोस्तों 500 से बड़ा बोला है आपको, मतलब आपके पास में 3 अंकों का नंबर होना चाहिए। जैसे 500, 3, 4 में ऐसा ले सकते हैं, 500 से बड़ा नंबर हो गया। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7, 3, 4 ऐसा ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर 100 प्लेस पे या तो 5 होगा या तो 7 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता इन 4 नंबरों में से। बात ये समझ में आ गया आपको। एक तो या तो 5 होगा दोस्तों या तो 7 होगा। ठीक है, 5 होगा या तो 7 होगा। और वैसे आपके पास में नंबर कितने हैं टोटल, 3, 4, 5 और ये 7, मतलब ये 4 नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है 500 से बड़ी 3 अंकों की संख्या। 500 से बड़ी दोस्तों 3 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है, ये 3 अंक आपको यहां रखने। तो दोस्तों पेपर में 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो रिपीटेशन अलाउड, एक रिपीटेशन नॉट अलाउड। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो इसलिए स्पेशल मेंशन किया हुआ रहेगा, और जब मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब अलाउ है, आप रिपीट कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर आपको या तो 5 रखना है या तो 7 रखना है। तो कितनी चॉइसेस है आपके पास, मुझे बताओ जरा, कितनी चॉइसेस है आपके पास में। तो यहाँ आप कहेंगे सर मेरे पास तो 2 चॉइस है, 5 या 7। ठीक है, अब यहां पर कितनी चॉइस रहेंगी दोस्तों आपके पास में। तो अब दोस्तों यहाँ पर 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 7 पे भी। यहाँ पे क्योंकि 500 से बड़ा छोटा का कोई रोल नहीं आएगा। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन है, 4 चॉइसेस है, तो यहाँ 4 रख लेंगे। फिर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड तो भी 3 आ जाता है इधर। ठीक है, पर अलाउड है इसलिए 4, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो 32 नंबर 500 से ज्यादा आप बना सकते हैं इस प्रकार की चीजें। बोलो ये बात समझ में आ गया आप। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। डबल बताया कि क्लियर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को उड़ाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों। चलो भाई समझेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, दिया क्या है, √19 4.35, √190 और इसका मान दिया 13.78। और इसके बाद में दोस्तों आपको ये बोला है √1.9 प्लस √1900, 1900 को 19 × 100 लिख लेता हूं मैं। यहां तक आपको बात समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लस आगे है आपके पास में √0.019। ये भी बात आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा 19/10 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं आप 19 √19 मल्टीप्लाई, इसको सभी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं कि 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, लेकिन √19 का मान ऑलरेडी आपको दिया है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख लेता हूं, आप चीजों को समझो। 100 का √10 होगा और ये होगा √19। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई 19 बटे कितना आएगा, दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो यहाँ पे आपके अंदर 3 जीरो हो गए। बात आगे समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 190 है तो इसको 190 बना देता हूं, तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे और 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गया। ठीक, चलो थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा भाई। ठीक है, 1 जीरो मैंने यहाँ लगा दिया और 1 जीरो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 190 है तो इसको 190 बनाने के लिए 1 जीरो लगाएंगे तो 1 जीरो इधर लग जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया। √190, √190 का मान कितना है 13.78 और 100 का अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों 10। इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं अंडर रूट के बाहर। इसी प्रकार यहाँ पे 10 × √19 कितना दिया आपको 4.35। बोलो ये बात समझ में आया। प्लस √90 190 13.78 होगा। और मुझे एक बात बताओ, 4 जीरो है तो अंडर रूट में इसके 2 जीरो आ जाएंगे। ये बात आपको इतना समझ में आएगा, जरा बताओ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखो यार, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अंदर कितने जीरो आएंगे 3 जीरो। अगले स्टेप में इसको लिख देता हूँ दोस्त। ठीक है, तो यहां जाएगा आपके पास में 1378 बटे कितना होगा 3 जीरो। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 जीरो जब हटाएंगे तो 1.378 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1.37
8, ये हो गया यहाँ तक आपको, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में 2 जीरो होंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 43.5, 43.5। और इसको जब हटाएंगे तो ये होगा 4, 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगे इधर, तो 4 जीरो, ये होगा 0.1378। बोले ये बात समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है। अब दोस्तों इनको सबको प्लस करो, तो प्लस कैसे करेंगे, 43.5, ठीक है, 0 0 आप लगा दो, 4 अंक होना डेसिमल के बाद में, तो ये हो जाएगा 1300 आपके पास में 78। और इसमें आपको प्लस करना है दोस्तों 1.378, ये 8 होगा, 8 और 7 15 आ जाएगा, लास्ट में 58 आएगा। 58 एक ही ऑप्शन में दोस्त, 45 पॉइंट कितना होगा ये, 0158, खत्म क्वेश्चन आपका। तो बात समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ तक, क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताया आप, ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में आएगा तो बन जाना चाहिए। चलो बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों। एक स्पीड बोट जिसकी शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाता है, वापस आता है, तो आने और जाने में 8 घंटे लगते हैं। बोट यानी स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि इस प्रकार में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो समय का डिफरेंस, एक समय का सम। मतलब एक व्यक्ति धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो आने और जाने में टोटल समय लग रहा है, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ टाइम, मतलब समय का योग आपको दिया। दूसरा होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल गया और वापस आया, तो धारा की दिशा में जाएगा तो कम समय लगेगा, और धारा की उल्टी दिशा में आएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो धारा की दिशा में जाने में धारा के अपोजिट आने से कम समय लग रहा है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम। तो 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपको दिया है कि धारा के अनुकूल 35 गया और वापस आया 8 घंटे, तो सम ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको देखो, बिना देखो कैलकुलेशन आपको कम करना है, इसके लिए मैं डायरेक्ट चीजें बताता हूं, क्या याद रख सकते हैं आप, 2BD इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाटर स्क्वायर इंटू हो जाएगा समय। ये क्या है दोस्तों, ये है डी का मतलब है दोस्तों डिस्टेंस, डी का मतलब है डिस्टेंस, बी का मतलब है दोस्तों स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, और डब्ल्यू का मतलब है वाटर का स्पीड, वाटर का स्पीड, ठीक है। और टी का मतलब होगा दोस्तों समय, टोटल समय हो जाएगा, टोटल समय। ये चीज आपको ध्यान रखो। 2BD, बी मतलब आपको बोट का स्पीड कितना दिया है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है आपके पास में दोस्तों 35 किलोमीटर। बी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, वाटर का स्क्वायर आपको पता करना है, समय आपको दिया है दोस्तों कितना, 8 घंटे। यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है, यहां तक आपको बात प्रॉपर समझ में आया क्या। अब देखो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 40 दोस्तों 8 से कटेगा, 8 5 40, 35 5 होगा 175 बराबर 400 माइनस वाटर का स्क्वायर, इधर जाएगा वाटर का स्क्वायर, ये बनेगा आपके हाथ में 225 बचेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये होगा 15, 225 का अंडर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर दोस्तों, ये आपका वाटर का स्पीड होगा। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। जस्ट ये जो फार्मूला है मेरे भाई, ये बेसिक से बना हुआ है, ठीक है। जब आप इसको बेसिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये लास्ट में रिजल्ट मिलेगा आपको, तो ये आप दोस्तों याद कर लो इसको। इससे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आ रहे पेपर में, आप जरा समझ लो चीजों को, ठीक है। चलो बढ़ता हूं मैं आगे, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को उड़ाओ भाई। एचसीएफ आपको बताना है क्या आएगा, सॉरी चलो भाई बन गया क्या इसका आंसर, ठीक है। चलो देखो, x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका दोस्तों आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है, एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो पहले तो मैं हीट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा,
जितने मैं जल्दी कर सकता हूं। मैं एक बार एज्यूम करता हूं एक्स का मान 1, एक्स का मान एज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये भी 3 हो जाएगा। 3 और 3, 3 और 3 का एचसीएफ दोस्तों हर बच्चा जानता है 3 ही होगा। ऐसा ऑप्शन देख लो, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 3 यहीं आ रहा है दोस्त, खत्म क्वेश्चन। अब आप यहाँ से 2 ले लो एक्स का मान, चाहे 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सी नंबर का रहेगा, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कैसे आप बनाएंगे इसको। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये आपको एससीए बोला है, ठीक है, एससीए बोला है, तो मैं देखो ये बात अब आपको यदि पता है, इसके जरा फैक्टर करेंगे ना मेरे भाई, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसके फैक्टर होते हैं एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसके 2 फैक्टर होंगे। अब दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ये नंबर है, ठीक है, तो इसका तो दोस्तों यही फैक्टर होगा, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक यही फैक्टर होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में दोस्तों आपको ये कॉमन दिख रहा है कॉमन, इसका मतलब ये इससे आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों, बिना कॉपी पेन के बैठो मत, प्रैक्टिस करो, पहले आप क्वेश्चन करो, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके बता दो दोस्त, आप उड़ा दो यार इसको। सभी वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं दोस्तों जो बार बार पेपर में आते हैं, और यही क्वेश्चन अभी आने हैं। ठीक है, और जो नए क्वेश्चन अभी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और जो आपका मीन, मोड, मीडियन है, ये सब मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि दो क्वेश्चन सभी जो मेरे मॉक हो रहे हैं हर दिन, उसमें 1 2 4 क्वेश्चन तो इसमें डाल ही रहा हूँ। ठीक है, बनाओ जरा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पहले तो 3 आइडेंटिटी याद रखो, पहली तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी होंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 आइडेंटिटी, इन्हीं का यूज हुआ है इसमें। तो 3 जैसे कि वैसे होगा मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यार 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई में दिया है, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा। बात आ रहा है समझ में, प्लस 4। अब दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। बोले ये बात समझ में आ गया आपको। यहाँ पर टेन स्क्वायर का रिवर्स कॉट स्क्वायर होता है, 3 और 4 हो जाएगा दोस्त 7, खत्म क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो नोट कर लेंगे भाई, बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है आपको। ये बनाओ दोस्त, करो जरा इसको, ट्राई करेंगे आप, क्या आप बना पा रहे इस क्वेश्चन को? ठीक है, बनाओ जल्दी से, कमेंट करो इसका आंसर क्या आ रहा है आपको। देखो यार दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 रेखाएं हैं, 2 लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब पैरेलल होती है दोनों लाइनें तो इनका जो स्लोप होता है m1 और m2 ये बराबर होता है। लेकिन दोस्तों ये लाइन है, मान के चलो ये क्वाड्रेंट बनते हैं आपके 4। अब मैंने कोई लाइन खींच दी ऐसी और एक कोई लाइन खींच दी ऐसी। अब ये दोस्तों यदि ये 2 लाइनें परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन में मान लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल 0, और कोई ये जो लाइन है दोस्त ये है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0।
ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, तो इनका स्लोप का मल्टीप्लाई है, इसको हम बोलते हैं m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। ये बात आप दोस्त ध्यान रख लो, ये बात ध्यान रख लो आप, ठीक है। कोई इक्वेशन है आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, तो m1 क्या होता है मेरे भाई, m1 होता है ये जो a है तो इसको -a लेंगे और ये b, तो -a/b ये m1 होगा, ठीक है, जिसको लाइन ऑफ स्लोप कहते हैं, ठीक है। m1 बराबर -a/b। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका आ जाएगा m2, और m2 कितना आ जाएगा जरा बताओ, -p/q। -p/q यहां तक आप देख पा रहे हैं, -p/q और -a/b। अब इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके पास में -a/b इंटू -p/q और इक्वल हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा दोस्त AP और ये BQ इधर माइनस में चले जाएगा, तो -BQ हो जाएगा। जब इसको इधर ले जाएंगे तो AP प्लस BQ होगा, AP प्लस BQ इज इक्वल टू 0। और ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लो दोस्तों का है AP प्लस BQ बराबर 0, ठीक है। जरा नोट कर लेंगे इसको, और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो बढ़ता हूं मैं आगे, इस क्वेश्चन को करके बताओ दोस्त। और यार चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे यार जल्दी से। एलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में देखने को मिलता है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होगा y की पावर 4 बराबर 133, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसके दो फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर इसका होगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसके दो फैक्टर होंगे। बोलो ये बात समझ में आया? तो इसको मैं मान लेता हूं दोस्त A, इसको मान लेता हूं मैं B। बोलो ये बात समझ में आया आपको? अब यहां पर दोस्त ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपके 133 आपको दिया हुआ है, ठीक है। माइनस वाले का B मान लो, प्लस वाले का B मान लो, क्योंकि ये वैल्यू आपको थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये A है, पर ये दोस्तों आपके पास में B है। तो यहाँ पर आपको ये 7 दिया है, किसका, इसका वैल्यू तो 7 हो जाएगा इंटू ये A हो जाएगा, ठीक। तो 7 से कट रहा है कितने बार, ये 19 बार, 19 7 133 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 19 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आएगा? A का मान कितना आ गया आपके पास, 19 आ गया। A का मान 19 है और B का मान आपके पास में दोस्त 7 है ऑलरेडी। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है 7, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया 19। अब जरा इसको प्लस करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, तो यहां पर देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 19 और 7 होगा 26, 2 से उड़ा दो 13 बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 13 आ गया आपको। जो चीज आपसे दोस्तों ये पूछा हुआ है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका 13 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आया? ठीक है, तो दोस्तों ये बात आप जरा याद रख लो, ठीक है। ये इसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। और चलो मैं बढ़ता हूँ आगे, अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो दोस्तों, एक लाइन में खत्म कर दो इसको, तो उड़ा दो दोस्तों, बनाओ क्या आ रहा है आपका आंसर। एक व्यापारी ने 15 सेब 8 रुपए में खरीदे और सभी को ये एक्स आर्टिकल है दोस्तों ना, सभी को 2 रुपए में एक्स आर्टिकल बेच दिए, इसमें 25% का लाभ हुआ, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक लाइन में बताता दोस्तों, बड़ा सटीक तरीका, जरा ध्यान से समझिए। 15 सेब 8 रुपए में खरीदे, तो एक सेब कितने में खरीदा, 8/15, मतलब रुपयों को पहले आप ऊपर रखो, उसके डिवाइड में आप क्वांटिटी करो, तो एक सेब का खरीदी मूल्य आ गया। लेकिन बेच रहा है दोस्तों
₹2 में एक्स बेच रहा है, तो ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी से एसपी कैसे चलते हैं हम, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हो रहा है 25%, 25% अगर जब प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब 4 में खरीदा तो 5 में बेच रहा है, और ये इसके इक्वल होगा। खत्म क्वेश्चन। 5 से कटेगा दोस्तों 5 3 15, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 2 से 2 उड़ा दो। एक्स का मान कितना आ गया 3। खत्म। एक्स का मान 3 आ गया। ठीक है, आप कैसा कर रहे हैं जरा आंसर आप चेक करो दोस्त। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 1 लाइन में कैलकुलेट। खत्म। ये करके बताओ यार। मेंस 2023 में आया था, और ये क्वेश्चन है दोस्तों मोड पैटर्न पे। अब मोड का हमने फार्मूला भी पिछली क्लास में भी क्वेश्चन मोड वाला करवाया था इस पैटर्न पे। यदि सारी क्लास प्रॉपर पढ़ेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आप डेली टाइम टू टाइम आए और सारी चीज सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए सॉल्व करते चले। बनाओ जरा दोस्तों इसका आंसर जल्दी से करो, और कमेंट में फेंक दो आंसर क्या जल्दी से। ठीक है, बताओ क्या है। बनाओ भाई जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, चलो यार मुझे एक बात बताओ। देखो, अ सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा ग्रुप डेटा का मतलब ये 100 से 110, 110 से 120, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, 120 से 130। ठीक है, एक 100 से 110 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 110 से 120 लाने वाले 15 स्टूडेंट है, और ये 8 स्टूडेंट है मान लो। ये होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ये 15 है यहाँ पे। ठीक, तो एक चीज समझो आप यहाँ पे कि इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का जो ये 110 है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। 110 और 120 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, सॉरी 10 का अंतर है। इसको हम इंटरवल बोलते हैं, जो कि हाइट। ठीक, इसके एक आने वाला पहले और इसके बाद में आने वाला पहले, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों। ये है आपके पास में, जैसे मान के चलो F1, तो ये है आपके पास में F0, और ये है आपके पास में F2। बात आ रहा है समझ में। और इनमें हाइट कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 10 का अंतर है, इसको हाइट कहेंगे। एल का मान होता है दोस्तों लोअर लिमिट, जो कि 110 आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों मोड का जो फार्मूला होता है, मोड का फार्मूला ये होता है एल प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 और F2 मल्टीप्लाई दोस्तों हाइट। ये होता है फार्मूला मोड। यहां पर दिया हुआ है आपको, मोड दिया है 48.5, तो यहां पर मोड दिया दोस्तों 48.5। क्वेश्चन में जैसा सा बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 46.5, मतलब ये आपको एल का मान दिया है 46.5। बोलो बात क्लियर। फिर F1 आपको दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 34, तो ये F1 है 34। फिर इसके बाद में दोस्तों एक पहले आने वाला F0, तो ये आपको दिया है कि इसके बाद में दिया बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले 25 है, और पहले आने वाला दोस्तों 32 है। ठीक है, आपको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ो। तो यहाँ पर लिखा है आपको क्वेश्चन में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास वाज 32। इसका मतलब दोस्तों पहले आने वाली की बात चल रही है, तो पहले आने वाली की बात चल रहा है, मतलब F0 कितना है, ये 32 है। ठीक है, सॉरी 2F1 का मतलब 34, F0 का मतलब 32, और माइनस F2 है दोस्तों 25 जो बाद में आ रहा है। पर इनकी आपको हाइट पूछ लिया कि इसकी चौड़ाई कितनी है इस क्लास की, तो क्लास की चौड़ाई h हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ बचा ही नहीं अब क्वेश्चन में, तो इसको घटाएंगे तो ये आपका पास बचेगा, ये आपके पास बचेगा पॉइंट हटा दो तो ये बचेगा 2। ठीक है, देख पा रहे हो आप। 34 में से 32 घटाएंगे दोस्तों तो ये बचेगा 2, बचेगा यहाँ पे 68 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 5, ये हो जाएगा आपके पास में 7, 57। तो ये बचेगा दोस्तों आपके पास में 11, और इंटू हो जाएगा h, 2 से 2 कट जाएगा तो h का मान 11 आ गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो क्वेश्चन दोस्तों जितना बड़ा आपको दिख रहा है कोई इतना खास है ही नहीं, सिंपल सी बात इतनी सी है।
कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, चलो बढ़ता हूं मैं आगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, जल्दी से करो यार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। रत्नेश और विनीत ने बारी बारी से काम किया। रत्नेश ने शुरुआत की और पूरा काम 54 सही 3/4 दिनों में कर लिया। अगर रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में कर सकता है तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। CHSL मेंस 2024 में क्वेश्चन आया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, रत्नेश और विनीत ने बारी बारी से काम किया, तो रत्नेश ने शुरुआत की, पूरा काम इतने दिनों में हुआ। यदि मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए और मैंने बोला कि पूरा काम 54 दिनों में हुआ, शुरुआत रत्नेश कर रहा है, तो रत्नेश ने 27 दिन काम किया होगा और 27 दिन काम विनीत करेगा, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा ही नहीं, वो तो ऐसा है। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों साइक्लिसिटी किस पे खत्म होगी, विनीत पे, क्योंकि पहले दिन तो रत्नेश कर रहा है, फिर विनीत करेगा, फिर रत्नेश करेगा, फिर विनीत करेगा। इसका मतलब 54 दिनों पे जो लास्ट दिन होगा, 54वां दिन, उस पर विनीत काम खत्म करेगा। तो आएगा कौन फिर, रत्नेश। रत्नेश को समय लगेगा फिर एक्स्ट्रा 3/4। तो हम ऐसा समझते हैं इसको कि रत्नेश और विनीत की यदि हम बात करते तो 27 सही 3/4 और 27 दिन, ठीक है, 27 27 54 हो गए। तो ये काम दोस्तों रत्नेश ने करा है और ये काम विनीत ने करा है, मतलब रत्नेश ने काम इतने दिन करा है और विनीत ने काम इतने दिन करा है। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। बोले यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बढ़ता हुआ आगे। फिर क्वेश्चन में बोला अगर रत्नेश अकेले उस सॉरी यार रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में करता है, तो यहां से मेरे दोस्त वर्क आ जाता है। वर्क का बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई समय। तो एफिशिएंसी किसकी, रत्नेश की, और समय कितना है उसका 48, तो ये वर्क आ जाएगा आपके पास में। अब ये वर्क दोस्तों आप किस वर्क के बराबर रखेंगे, यार रत्नेश का एफिशिएंसी नहीं पता, तो रत्नेश ने काम कितने दिन करा, रत्नेश ने काम करा दोस्तों 27 चौके होगा 108 और 3 111, 111/4 दिन। और विनीत काम करेगा 27 वी इंटू 27, वी इंटू 27। ये टोटल वर्क आ गया दोनों का, और ये वर्क दोस्तों इसके बराबर है एफिशिएंसी रत्नेश इंटू 48। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका में विनीत इंटू 27 बराबर आर इंटू आर, इधर आएगा तो ये आर कॉमन आ जाएगा, तो 48 माइनस 111/4। तो ये हो जाएगा विनीत इंटू 27 आर इंटू, मुझे बताओ 48 चौके कितना होगा 192, और 192 में से दोस्त यदि आप 111 घटा दो तो कितना बचेगा 81, 81 बटे कितना होगा ये 4, 27 से कट जाता है दोस्तों, 27 फिर 81, इसका मतलब विनीत और रत्नेश ये आ जाएगा आपके पास में 3/4। बोलो ये बात समझ में आया क्या? इनका एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया, विनेश और रत्नेश का एफिशिएंसी 3 और 4 आ गया। अब यहां से चीजें हो गई दोस्तों आसान। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विनीत अकेले कितने समय में करेगा, तो समय फॉर विनीत, टोटल वर्क कितना है, वर्क कैसे भी रख सकते हैं आप, ये एफिशिएंसी रत्नेश मल्टीप्लाई 48, तो रत्नेश का एफिशिएंसी 4 है और 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 48 मेरे भाई ये वर्क आएगा। ये वर्क किसी एक इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है, ठीक है, ये टोटल वर्क है आपके पास। और ये विनीत करेगा तो विनीत का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 का डिवाइड लगाओ, वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड लगाओ, 3 से कटेगा दोस्तों ये 16 बार, ठीक, और 16 चौके होगा 64। बोलो बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया, 64 दिनों में खत्म होगा। विनीत अकेले 64 दिनों में काम खत्म करेगा। जरा नोट करेंगे और कमेंट करके बताओ दोस्तों एस या नो, समझ आया कि नहीं आपको? ठीक है, चलो भाई बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरा नोट कर लेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन को करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ भाई, बनाओ यार जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाओ, क्या आपका आंसर आ रहा है, उड़ा दो दोस्तों क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन में लिखा है 2 साल पहले एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों की ओर पलायन के कारण यह हर साल 8% की दर से घट रही है जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ दोस्तों कितना है। यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो आपके पास में दिया हुआ है कि ये जो इतना नंबर है ये आपके पास में एक गांव की जनसंख्या है, और ये गांव की जनसंख्या क्या होती है दोस्तों, हर साल 8% घटती है। तो पहले साल 8% घटी तो 92% होगा,
और जब कम होके आ गई तो इस पर फिर 8% कम होगा तो 92% होगा। ये हो जाएगा दोस्तों वर्तमान दिन से। बात क्लियर। अब दोस्तों हम इस नंबर को कैलकुलेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है दोस्तों डिजिट सम, और आपको नहीं पता तो आप भी ये समझ लो फिर कैसे करेंगे। सिंगल डिजिट में ले आओ। 100 का कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में, आपको पता है। ये 9 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 8 और 7 15, 15 का डीएस 6 होगा, और 2 दूनी कितना होगा 4, 6 जो 24, 24 का डीएस क्या होगा दोस्त 6। तो डिजिट सम 6, ऐसा ऑप्शन देख लो मेरे भाई जिसका डीएस 6 आ जाए। 3 2 2 4 3 7 7 और 8 15, 15 का डीएस 6 आ गया। 15 का डीएस 6 आ गया, मतलब मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया डी नंबर। कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ऐसा दोस्त आपको अटेम्प्ट करने पेपर में ऐसा पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करके बता दो यार दोस्त। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त 19 नंबर का। ठीक है, क्या अभी से हमने 2000 500 600 1000 क्वेश्चन की शीट बना के रखी, इसलिए ये नंबर का क्वेश्चन आ गया। हम इतनी मेहनत करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करेंगे कि आपका मैथ टॉप लेवल का बना देंगे। बनाना तो आपको ही पड़ेगा, बस हमारा तो सहयोग रहेगा डेली, है ना। हम क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, आपको प्रैक्टिस करते चलना है। यार बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। मुझे पता है, देखो अभी बताया था आपको कि ये जो है, ये जो दिख रहा है ना आपको, a⁴ a² x² प्लस x⁴, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा, क्योंकि एक बार या प्लस में और एक बार या माइनस में, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं a⁴ प्लस a² x² और प्लस हो जाएगा दोस्तों x⁴। यहां पर दोस्तों इसमें ये दोनों है, मतलब इससे जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a² माइनस ax प्लस x²। ठीक है, और फिर ये माइनस लगेगा, इससे दोस्तों इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो जब ये माइनस के कारण सारे प्लस माइनस में हो जाएंगे, a² माइनस ax और माइनस x², और माइनस दोस्तों ये दिया आपको, फिर माइनस नहीं प्लस 2ax डिवाइड में है आपके पास में a⁴ प्लस a² x² और प्लस x⁴। यहां से दोस्तों यार ध्यान से समझेंगे, x² से आपने x² काट दिया, a² से आपने a² काट दिया, तो माइनस ax और माइनस ax, तो ये बन जाएगा दोस्तों माइनस 2ax, और डिवाइड में आपके पास में a⁴ प्लस a² x² प्लस x⁴ और प्लस 2ax और a⁴ a² x² प्लस x⁴। ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा दोस्तों 0। खत्म क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बता दो आपको यहाँ पर प्रॉपर बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, और क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो बढ़ता हूं मैं आगे। चलो इसको उड़ाओ यार दोस्त, करो जरा जल्दी से, इसका आंसर बताओ, कमेंट में फेंको जल्दी से, कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा, बनाओ जरा जल्दी से। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए। मूलधन बताओ दोस्तों। अब यहाँ पर रेट परसेंट यदि दिया होता तो बहुत आसान होता, पर रेट परसेंट आपके पास में दिया नहीं है। समझना मेरे भाई जरा ध्यान से, साधारण ब्याज आपको 2 साल का दिया है 40 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया है आपको 65 रुपए। साधारण ब्याज 1 साल का 40 सॉरी 2 साल का 40 है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब 2 साल का 40 है तो 1 साल का कितना होगा 20, और ये अगले साल का भी 20 होगा। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ये बात आप जानते होंगे। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये साधारण ब्याज दोनों साल का है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 65 है, तो 20 और 20 40 तो रहेगा, पर एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 25, तो 25 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा 65 होगा और साधारण ब्याज ये आपके पास में 40 होगा। यहां से दोस्तों ये 25 हो रहा है, मतलब 20 से 25 हो रहा है, तो यहाँ पर R% लग रहा है। बोलो ये बात समझ में आया क्या। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सर 25 रुपए का ब्याज लग रहा है पर 20 रुपए पर लग रहा है,
तो इनटू हो जाएगा दोस्तों 100। तो ये डायरेक्ट आपने 20 से काट दिया 5 बार, तो 125% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। बोलो ये बात समझ में आएगा? तो मुझे एक बात बताओ यार, कोई प्रिंसिपल होगा और उस पर 125% का यदि आप ब्याज लगा देते हैं एक साल में, तो कितना ब्याज मिलेगा आपको? 20 रुपया। एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 20 रुपए। पी रुपए पर 125% के हिसाब से इतना ब्याज। 25 से कटेगा 25 5 से 125, 25 चौके 100, 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो पी आ जाएगा दोस्तों 16 रुपया। बोलो ये बात समझ आया? जीडी ने दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन मुझे हर शिफ्ट में देखे थे, जीडी में क्वेश्चन ऐसे 40 की जगह कहीं 56 किया, 70 किया, 72, ऐसे डिजिट चेंज किए, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो बढ़ता हूं मैं आगे। ये क्वेश्चन करके बताओ, बराबर जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, खांसी ज्यादा चल रही है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसके आगे कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 832 रुपए में बेच रहा है, 832 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और 448 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है। दोस्तों एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, करना कुछ है ही नहीं, बड़ा आसानी से। यहां पर लिख लो मेरे भाई सीपी, क्रय मूल्य लिख लो। 832 रुपए में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है जितना 448 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है। तो लाभ मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, तो हानि भी 1 यूनिट होगा। ये बात आप जानते हैं, ये प्लस में होता है लाभ और ये माइनस में होता है। बात आगे समझ में? इनका डिफरेंस कितना होगा? 1 और 1 जीरो नहीं होगा, 2 का डिफरेंस होगा, ये प्लस में और ये माइनस में। और इन दोनों का डिफरेंस लो देखो, 832 और 448 का, तो कितना होगा ये? 12। कितना होगा यार? 832 से 448, तो 12 में से 8 घटाओ, आपको 4 बचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12, 12 में 4 घटाओ तो ये आपके 12, 12 में 4 घटाओ तो ये 8 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 में से 5 घटाओ 3 आएगा, 384। कितने रुपए? 2 से कटेगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 नंबर 18 और 2 दूनी 4। 1 यूनिट का मान होगा 192 रुपए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब 192, मतलब 832 रुपए में बेच रहा है तो इतना लाभ हो रहा है, और 448 में बेच रहा है तो इतना हानि हो रहा है। तो खरीदा कितने में? तो सीपी निकालने के लिए 448 में बेचने पर इतना हानि हो रहा है, तो खरीदा ज्यादा में होगा, तो 448 प्लस 192। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? जरा जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये इधर शिफ्ट कर दो तो 450 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 448 में 190 जोड़ो तो ये हो जाएगा आपके पास में 10, 9 10 और 4 14 के 4 640 रुपए। 640 रुपए में खरीदा है, और 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो एसपी आपको निकालना है दोस्तों। देखो 640 रुपए में खरीदा, 640 पर 10% का लाभ कमाना है तो 11/10 होगा, और इसका इससे काट दोगे तो 704 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो 704 आपका ये आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज थोड़ी सी खांसी ज्यादा चल रही, तबियत थोड़ी सही नहीं है, तो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, ये सब मैं कल करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सागर यादव मैथ्स, वहां पर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेंगी। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप जो भी आपको कोई, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर ब्लैक बोर्ड का या फिर टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट जो होता है उसका एनालिसिस करो, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप देखो मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9165963543। इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर दोस्तों इसी वीडियो के नीचे कमेंट आप कर देंगे कि आपको कौन सा वीडियो, मतलब कौन सी क्लास का मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस चाहिए या किस प्लेटफॉर्म का चाहिए, तो हम उसको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम। जय हिंद दोस्तों।